Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. 4 people have joined. 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं. Okay. We were doing motivation in the last class, right? Yes, ma'am. Yes, 3 नीड्स हमने करनी थी. अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ा रहे थे, जिसमें से कि 3 नीड हमने कर लिया था जो लोअर ऑर्डर नीड है. कौन कौन सा नीड था वो? अब्राहम मास्लो की थ्योरी क्या थी, जरा जल्दी से सम अप करो तो कोई, आगे पढ़ने से पहले. Maslow theory. क्या बताए थे थ्योरी में? और क्या था थ्योरी में, जल्दी से बताइए. आगे नीड कैसे पढ़ोगे जब पीछे का तुमको पता ही नहीं कि इस थ्योरी में है क्या. कैसे कैसे काम चलेगा भाई तुम्हारा? मैम 5 कैटेगरीज में था. बताइए आगे. Maslow theory 5 कैटेगरीज में था. जैसे फर्स्ट है मैम क्या बोलते हैं, मैं भूल जाती हूँ. Ma'am, physiological needs, Physiological safety needs, needs, safety love needs, and love belonging. and belonging needs, esteem need and self actualization need. इसका क्या मतलब हुआ? ठीक बताया तुमने, अब बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ. Abraham Maslow Ma'am, was hierarchy of needs. Abraham Maslow Hierarchy of was an अब सुनो और फिर रिपीट करना, ठीक है. तुम लोगों का जब नेक्स्ट मार्क्यू लेंगे अब हम, तो हम तुमको पहले ही बता चुके हैं कि अप्रैल में आपका मार्क्यू होगा. टॉपिक हम बता चुके हैं ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. Ma'am, कब होगा? वो नहीं बताएंगे. That is going to be a surprise because you people run away from class. Ma'am, March. Ma'am, इस month ही होगा ना? No, in April. Okay, ma'am. Abraham Maslow was an American physiologist, American psychologist who is supposed to be the pioneer in motivation theories. बाकी जितनी theories हैं वो इसी का extension है एक तरीके से. So Abraham Maslow की need hierarchy theory ये कहती है कि the employees in the organization, they are motivated by some needs. If the organization takes care of the needs of these employees, then these employees will give their 100% in the productivity of the organization. Okay, so motivation उनको कुछ उनकी needs से आता है. ये कैसे needs थे? What were the needs he is talking about? He divided the needs into hierarchy, one after one after one. बाकी theories में आपको ये नहीं मिलेगा सुनने को कि एक नीड पूरी होने के बाद ही दूसरे नीड पे इंसान मूव ओवर करता है. बट Abraham Maslow believed this, that once you are done with one need in the organization, मतलब जैसे आपका एक नीड कंप्लीट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे ही आप दूसरे नीड की तरफ बढ़ते हैं. दिस इज द नीड हायरार्की थ्योरी, and that is why this theory is not called just the need theory like other theories are called, but this is also called need hierarchy theory. Means that once you have
completed, once you have fulfilled one need at the lowest level of hierarchy, you move towards next. After fulfillment of that, you move towards next. ऐसा ही पहला नीड क्या था? फिजियोलॉजिकल नीड. फिजियोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म, विच इज द वेरी वेरी बेसिक नीड. फिजियोलॉजिकल नीड में क्या क्या था? रोटी कपड़ा मकान. रोटी कपड़ा मकान. Yes ma'am. Food, shelter, house. Yes. Air to breathe, water to drink, the physical needs of human, these were all counted in physiological need. Then we moved towards the safety and security needs. What is safety and security needs? जल्दी से बताइए. कल समझाए थे तुम लोग को. सेफ्टी नीड में तो सिक्योरिटी आ गया, हेल्थ आ गया मैम. एम्प्लॉयमेंट आ गया, रिसोर्सेज आ गया, हेल्थ आ गया. रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज नहीं. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड का क्या मतलब है कि जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, देन आफ्टर दैट यू वांट टू save something for your future. For safe and secure environment. हाँ, safe and secure environment, and you also want to save something from your future. यानी इंश्योरेंस की तरह, या आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए, या आप बीमार हो जाएं, आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पैसा तुम सेव करके भी रख सको. दिस इज नोन एज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. ठीक है. इसके बाद आता है सोशल या बिलोंगिंगनेस नीड या ग्रेगेरियसनेस नीड, इसी को बोला जाता है. इसमें क्या होता है? हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट. हाँ, रिलेशनशिप. यू लेट द रिलेशनशिप, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप को, जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको फ्लरिश करने के लिए अलाउ करती है. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस एरा में ये मोटिवेशन की थ्योरीज दी जा रही थी, उसी एरा में एल्टन मायो के हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया रिसर्च करके कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी उसके इनफॉर्मल ग्रुप पे भी डिपेंड करती है. उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर इनफॉर्मल ग्रुप है तो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और ये सपोर्ट भी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करती है. ठीक है. दिस इज नोन एज सोशल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, because at the end of the day we are all human beings. We like to give love and we like to accept love from the loved ones we have in our life. यहाँ तक कल हो चुका था. आफ्टर दिस हायर ऑर्डर नीड्स की तरफ पढ़ो. यानी ये सब लोअर ऑर्डर नीड है. जब तक ये पूरा नहीं होगा आप हायर ऑर्डर नीड्स की तरफ नहीं पढ़ सकते. इसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम नीड. सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब होता है? सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है. एस्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट. देखो, जब तुम ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लंबे समय तक काम करोगे ना, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल तुम काम कर लोगे, तो ये जो नीचे की नीड्स हमने अभी पढ़ी, ये सब तुम अचीव कर लो. यानी तुम्हारे पास सैलरी भी अच्छा हो जाएगा, घर भी हो जाएगा, इंश्योरेंस भी, EMI भी तुम्हारे गाड़ी पे चलने लगेगा, सब कुछ हो जाएगा. एक अच्छा इंश्योरेंस, एक अच्छा लाइफ के लिए बैंक बैलेंस भी तुम जमा कर लोगे. बट money is not the only motivator at workplace. जब आप काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो आपको सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होना चाहिए. That is one thing which gives you a sense of fulfillment. अब मान लो कि हम ही यहाँ पर पढ़ाते हैं, so we are new faculties. There are old faculties also जो 10 साल से 12 साल से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं. Can I be treated similarly with them? Should I be treated similarly with them? Or rather, a better question would be, should they be treated similar to us? क्या उनको उतना ही ट्रीटमेंट, उनको उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जितना हमें मिलता है? नहीं, उनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए क्योंकि वो पुराने लोग हैं. अब तुम अगर उनको रिस्पेक्ट ना देके उनकी सैलरी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दोगे तो वो काम नहीं करेंगे. बहुत तो वो अगर करेंगे भी तो बहुत हेवीली डीमोटिवेटेड रहेंगे. समझ में आया? तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम, जब आपका लोअर ऑर्डर नीड पूरा हो जाता है, देन यू मूव टुवर्ड्स द हायर ऑर्डर नीड, वेयर वन नीड इज सेल्फ एस्टीम नीड. यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट चाहिए.
अब जैसे तुम 15 साल काम कर चुके हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो भाई सीनियर हो गए। अब सीनियर हो गए और तुमको फ्रेशर्स के साथ ही बैठाया जा रहा है, वहीं पे एक केबिन, तुम वहीं पे एक क्यूबिकल तुम्हारा भी है, तुम्हारे बगल में तुम 15 साल काम कर चुके हो, तुम्हारे बगल में भी जिसको क्यूबिकल दिया गया है वो 2 साल काम किया है, 1.5 साल काम किया है, तुमको अच्छा लगेगा क्या? तुम बताओ, वुड यू लाइक इट? नो मैम, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। और सिर्फ रुचि क्यों आंसर कर रही है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्लास में? जस्ट ज्वाइन फॉर अटेंडेंस। निधि, नैन्सी, वैष्णवी, संतोष। I want an answer from everyone. Okay. सेल्फ एस्टीम में और भी चीजें आती हैं, जैसे जॉब एनलार्जमेंट, जैसे जॉब एनरिचमेंट। ये सारी चीजें की जाती है ताकि यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, अबाउट द जॉब, यू फील मोर मोटिवेटेड। अब ये चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है। देन यू कम टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। देखो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि यू आर एक्चुअलाइजिंग, मतलब रियलाइजिंग द रियल पावर दैट यू हैव, द एबिलिटी ऑफ योर पर्सनालिटी, ऑफ यू टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोसाइटी और पीपल अराउंड यू और इन जनरल एनीथिंग। जो लोग, अब हम ये भी तुमको बता देंगे, मेंशन कर देंगे कि हर किसी का नीड इतना होता भी नहीं है, इस लेवल तक जा भी नहीं सकता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की तरफ, लेकिन जिन लोगों का जाता है उनको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि उनके पास कितना पैसा है, क्या है, नहीं है। वो अपनी लाइफ लगा देते हैं इस नीड के फुलफिलमेंट में, और वही चीजें इनको मोटिवेट करती है। जैसे जो लीडर्स होते हैं, आपने देखा है, Yes, ma'am. यस मैम। these leaders they work like anything। ये इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि ये इनका नीड है, इनको ये अपने बारे में लगता है कि they can bring about a positive change in the lives of others. This is what motivates them. Okay, this is something what motivates them. तो ये नीड ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहिए कि कौन किस नेचर का है, ठीक है? जो जिस नेचर का है, जिसको जो ऑर्गेनाइजेशन, जिसको जो मोटिवेशन का नीड है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। समझ में आया? उस नीड को, एम्प्लॉइज के उस नीड को आइडेंटिफाई करती है ऑर्गेनाइजेशन, और उसको उसी तरीके का काम दिया जाना चाहिए जिसमें कि वो मोटिवेटेड फील होता है। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा तो क्या फायदा होगा इससे? इससे ये काम फायदा अच्छे से होगा, करेगा। काम अच्छे से करेगा और वो अपना 100% देगा। क्योंकि अगर आप किसी चीज के लिए मोटिवेटेड होते हैं ना, ठीक है, अगर आप किसी चीज के लिए मोटिवेटेड होते हैं, आपकी इंटरनल एंथुसियाज्म होती है कि मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए हम आप पॉजिटिव हो जाते हैं। उसके लिए आप पॉजेसिव नहीं, ऑब्सेसिव, उसके लिए आप ऑब्सेसिव हो जाते हैं, आप जी जान लगा यस देंगे। मैम। अभी कोई बोले तुम लोग को कि गोवा का ट्रिप है, गोवा का प्लान है, देखो फिर कोई प्रॉब्लम आड़े नहीं आ सकता है उसके। यस मैम, कुछ भी करके चले ही जाएंगे। कुछ भी करके चले जाओगे, इसी को मोटिवेशन कहा जाता है, तुमको गोवा जाने का मोटिवेशन, ठीक है? तो गोवा जाने के लिए कैसे तैयार हो जाओगे? कोई प्रॉब्लम तुमको नजर ही नहीं आएगा सामने। ऐसा ही होता है कि जब तुम अपने, क्योंकि ये काम को लेके भी होता है, जब तुम अपने काम को लेकर के इतने मोटिवेटेड होते हो ना, तब बाकी कोई भी प्रॉब्लम उसके आड़े नहीं आता है। यू विल नॉट लेट एनी प्रॉब्लम कम इन द वे ऑफ अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव एंड गोल। तो इन नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स आइडेंटिफाई करते हैं, इसीलिए मैनेजर्स का ये काम होता है, इसीलिए मैनेजर्स को, ये जो मैनेजरियल पोस्ट पे जाते हैं उनको एमबीए करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि आप ये सब थ्योरी पढ़ेंगे, आप समझेंगे और आप उसको ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलिटी के हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे। समझ में आया? Yes, ma'am. ma'am. अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी समझ में आ गई सबको? यस मैम। Yes, ma'am.
ठीक है, दूसरी थ्योरी की तरफ बढ़े। Yes, ma'am. Today I'll teach you another theory which is McClelland's 3 need theory या फिर acquired needs theory। ठीक है, अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी की तरह डेविड मैक्लेलैंड भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी नीड बेस्ड थ्योरी दी। जैसे अब्राहम मैस्लो की नीड बेस्ड थ्योरी है, वैसे ही सिमिलरली डेविड मैक्लेलैंड आल्सो प्रपोज्ड अ नीड बेस्ड थ्योरी, but the only difference being that David McClelland did not give a hierarchy like Abraham Maslow did. डेविड मैक्लेलैंड ने सीधा कहा कि कोई भी बंदा, यानी कोई भी एम्प्लॉय छोड़ो, उन्होंने ये कहा कि कोई भी इंडिविजुअल 3 तरीके के नीड से मोटिवेटेड होता है। वो उस टाइप का बना हुआ होता है कि उसको 3 तरीके की नीड मोटिवेट करती है। ओके, इस 3 नीड में से किसी एक नीड से तुम मोटिवेटेड होगे। ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. क्या समझ में आई बताओ? किसी एक नीड से हम लोग वो होंगे। 3 नीड उन्होंने बताई और इस Yes. 3 नीड में से वो कहते हैं कि किसी एक नीड से हम जरूर मोटिवेटेड होते हैं और यही नीड हमारे बिहेवियर को गाइड करता है। दिस इज व्हाट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू आवर बिहेवियर। और क्योंकि डेविड मैक्लेलैंड ये मानते हैं कि ये इस थ्योरी में कि ये नीड इनहेरेंट नहीं है, यानी पैदा होते के साथ नहीं आती है तुम्हारे अंदर। ये नीड कैसे आती है? तुम जिस कल्चर में रहते हो, तुम्हारा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, तुम जो देख रहे हो, तुम जो सुन रहे हो, तुम जो एहसास कर रहे हो, उसकी वजह से ये नीड डेवलप करती है। तो 3 नीड है और अब्राहम मैस्लो का डेविड मैक्लेलैंड का ये मानना है कि जस्ट अ मिनट, okay, now David McClelland believed that ये जो 3 में से एक नीड है, तुम किसी भी जेंडर के रहो, तुम मेल रहो या फीमेल रहो, तुम्हारा एज ग्रुप 15 साल रहे या तुम्हारा एज ग्रुप 30 साल रहे, तुम किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, लेकिन तुम हमेशा मोटिवेट रहोगे किसी एक नीड से जरूर। अब ये तीनों नीड सुनो कि क्या क्या नीड उन्होंने बताई। 3 नीड्स में से किसी एक नीड से तुम मोटिवेट होगे। इसके बाद तुम लोग डिसाइड करना कि तुम किस टाइप के इंसान हो, तुमको क्या मोटिवेट करता है। The first need is the need of achievement. Okay, what is the first need? Achievement. नीड ऑफ अचीवमेंट। Need of achievement. इसका क्या मतलब समझते हो? अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना थ्योरी में, बस जनरली जो बोलचाल की भाषा में समझते हो वो बताओ हमको। अचीवमेंट का क्या मतलब होता है तुम्हारे लिए? अचीव कर लेना क्या है? हासिल करना कुछ। ठीक है, बाकी Yes, ma'am. मैंने एग्जाम में मुझे अच्छे मार्क्स आए, मैंने तुम्हारे कुछ लिए अचीव किया। ठीक है, ये अचीवमेंट मैम एग्जाम्पल में जैसे कोई गोल बहुत- अचीव करना है हम लोग। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए तुम। अचीवमेंट का मतलब यही होता है कि तुम जो काम कर रहे हो उसमें एक्सेल करना। समझ में आया? तुम्हारे लिए अचीवमेंट ये तो नहीं होगा कि तुम कोई केस जीत जाओ, होगा? हो सकता है मैम। कैसे हो सकता है? अभी के No, बात ma'am, कर रहे हैं। नहीं होगा ना। तुम्हारे लिए ये अचीवमेंट होगा कि तुम कोई बहुत बड़ा इंडिया लेवल पे ऑपरेशन करो एज अ डॉक्टर? नहीं होगा ना। नो मैम, जिस फील्ड में हम हैं हाँ। उसी फील्ड में हमें करना। एग्जैक्टली।
आप जिस फील्ड में है उस फील्ड में एक्सेल करना ही अचीवमेंट कहलाता है। उस फील्ड में तुमको अचीवमेंट लगेगा। जैसे कि तुम्हारा अभी, जैसे तुमने एग्जांपल दिया सनी कि योर अचीवमेंट इसके एग्जाम में अच्छा मार्क्स ले आना, दैट इज एन Yes. अचीवमेंट। ओके, माय अचीवमेंट एज अ टीचर इज व्हाट? टू बिकम more well versed in teaching human resources, ह्यूमन रिसोर्सेज की और टेक्निकलिटीज लाना और अच्छे से पढ़ाना ताकि स्टूडेंट्स और ज्यादा सेटिस्फाइड हों। मेरे लिए अचीवमेंट ये होगा कि राइट नाउ आई एम अ लेक्चरर, आई बिकम बेटर प्रोफेसर, डीन, एचओडी इन फ्यूचर, पीएचडी कर लेना, पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम आईआईटी से एनआईटी से क्रैक कर लेना, ये मेरे लिए अचीवमेंट होगा। यस मैम। राइट? Yes, ma'am. किसी लॉयर के लिए क्या अचीवमेंट होगा? टफ केस जीतना। Yes, यस ma'am. मैम। किसी पेंटर के लिए क्या अचीवमेंट होगा जिंदगी में? जैसे अपने लियोनार्डो ड्राइंग को अच्छे कोई से एक बहुत फेमस सी पेंटिंग बनाना, जैसे मोनालिसा फेमस हो गई, राइट? Yes, ma'am. तो ये होता है अचीवमेंट कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, व्हाट यू हैव अचीव्ड, व्हाट यू हैव गेन्ड इन व्हाट यू आर डूइंग। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा काम करता है उसको अचीवमेंट। अच्छा, ये अचीवमेंट समझाने से पहले तुमको हम एक और बात समझाते हैं। देखो, नॉर्मली कॉस्ट, अकाउंटेंसी, ये सब चीजें थोड़ी टफ लगती है स्टूडेंट्स को। सबको लगती है? यस मैम। सबको Yes, लगती है, ma'am. हमको भी लगती थी जब हम पढ़ रहे थे तो। लेकिन तुम ये सोचो कि जब तुम कोई वैसा सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हो जो तुमको ठीक लगता है, जो तुमको लगता है कि तुम्हारे हिसाब से टफ नहीं है, तो तुमने 1 घंटा उसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद जो फील करते हो, और अकाउंटेंसी का एक दिन तुमने सोचा कि नहीं, पूरे वीक का पूरे मंथ का पेंडिंग है, क्लास में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्लास में पढ़ाई आगे होती जा रही है और हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इस बार संडे को बैठ करके हम A to Z पूरा कॉन्सेप्ट अभी तक जो क्लास में हुआ है उसको समझ गए। संडे को तुम बैठ भी गए, 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तुमने मेहनत करके उस चीज को समझ लिया। ज्यादा सेटिस्फैक्शन तुमको किस में होगा? कोर्स तो जो पढ़ने हमें वाले में, मैम. जो जिसमें हमें इंटरेस्ट होगा उसमें ज्यादा ही अच्छा लगेगा। नहीं, जो इंटरेस्ट तो दोनों में है ना, सब्जेक्ट मान लो कि दोनों में No, इंटरेस्ट। ma'am. अच्छा मैम, जो टफ होगा उसको हम कर लेंगे तो कुछ तो अचीव किए है ना। तो तुमको ये फीलिंग आएगी कि तुमने कुछ अचीव किया। जैसे मैंने तुमको अभी बताया कि एक लॉयर के लिए अचीवमेंट होगा टफ केसेस जीतना। अब वो छोटा मोटा टुटपुंजिया टाइप का केस अगर जीतेगा तो उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा क्या? नो मैम, ma'am. बिल्कुल भी नहीं नहीं। आएगा। यही बात हम समझाने के लिए तुमको अचीवमेंट बोल रहे हैं कि जिस दिन एक टफ सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, एक बहुत टफ सा टॉपिक सॉल्व करोगे, उस दिन तुमको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा। ये एक नीड है मोटिवेशन के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ नीड ऑफ मोटिवेशन। जो डेविड मैक्लेलैंड ने कहा कि ये मोटिवेशन की एक नीड है। देयर आर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन जो इस नीड से मोटिवेट होते हैं। वैसे लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो अचीवमेंट के लिए, सेंस ऑफ अचीवमेंट अगर आप उनका फुलफिल कर देंगे तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आया? तुम हमको एक बात बताओ, Yes, ma'am. देखो हर साल यूपीएससी का एग्जाम होता है। यस Yes, मैम। ma'am. UPSC is considered to be one of the toughest exams in not just India but Yes, the ma'am. entire world. पूरी दुनिया में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में यूपीएससी आता है। इसका टॉप 10 में रैंकिंग है। और मालूम है जो सबसे ज्यादा टफ है वो कौन सा एग्जाम होता है? आइडिया है? सोच भी नहीं सकते तुम लोग। मैम आईएएस का ही ना है। पूरी दुनिया में। मैम बता दीजिए ना। वाइन टेस्ट करना। अच्छा मैम। वाइन जो टेस्ट करने का एग्जाम होता है, जो प्रोसेस है, दैट इज द टफेस्ट एग्जाम इन द एंटायर वर्ल्ड। एंड जो लोग टेस्ट करते हैं उनके टंग का इंश्योरेंस किया रहता है। जस्ट इमेजिन। ओके, खैर, कहने का मेरा मतलब ये है कि तुम सोचो कि हर साल आईआईटीएंस बहुत सारे निकलते हैं कि नहीं? यूपीएससी का एग्जाम यस मैम, आईआईटीएंस निकाल। निकलते हैं। टॉप 10 में तुमको हर साल कम से कम 15-20
लोग ऐसे मिल जाएंगे जो एकदम क्रीम है, IIM के भी हैं और IIT के भी हैं। अब ये IIT वाले जो लोग होते हैं इनको तो हाथों हाथ लिया जाता है, लिया जाता है ना, यस मैम। इनको तो हाथों हाथ लिया जाता है। इंडिया बोलो चाहे अब्रॉड बोलो, इनको तो कहीं पे भी आराम से इनकी इनकी पोस्टिंग हो जॉब मिल जाएगी जाती है। और बहुत अच्छे पैकेज में। देयर आर पीपल हु अपीयर फॉर यूपीएससी जिनका पैकेज 50 लाख 60 लाख तक होता है, और वो उस नौकरी को छोड़ के, 60 लाख का मतलब समझ लो कि महीने का 5 लाख रुपए, और वो वैसी नौकरी और वैसे लाइफस्टाइल को छोड़ के अगर यूपीएससी का एग्जाम लिख करके आईएएस बन करके किसी एक जिला में पोस्टेड होते हैं, किसी छोटे से जिला में, तो ये क्या है? ये नीड फॉर ये मोटिवेशनल नीड है ना उनका, मोटिवेशनल ma'am. नीड फॉर अचीवमेंट है कि नहीं? अचीवमेंट किस चीज का? उसमें उन लोगों को अचीवमेंट नहीं है। आप लोग हमेशा ये सोचते हैं कि पैसा मिल जाने से सब कुछ हो जाता है जॉब में, लेकिन योर जॉब इज सो मच मोर अबाउट योर जॉब इज सो मच मोर देन जस्ट द मनी। ओके, ये धीरे धीरे जब नौकरी करने लगोगे तब तुमको समझ में आएगा, अभी सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट लगता है। यस मैम। सो ये लोग कैसे लोग होते हैं? ये वैसे लोग होते हैं, उतना पैसा उस तरीके की इलीट लाइफस्टाइल को छोड़ करके और अगर वो एग्जाम देते हैं और बिहार में उनको सहरसा सिवान भी मिल सकता है पोस्टिंग में, तो आप समझ सकते हैं कि उनका मोटिवेशन जो नीड था वो किस नीड से मोटिवेटेड थे? नीड फॉर अचीवमेंट। यस मैम, अचीव करने के लिए। अचीव करने के लिए, इस अचीवमेंट के लिए कि उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि हम इतना टफ एग्जाम क्रैक किए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हाँ आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम हैविंग to a level authority to bring about change in the lifestyle of people। काफी कुछ हम चेंज अपने एटीट्यूड से, अपने वर्क से ला सकते हैं, ला सकते हैं ना? यस मैम। अचीवमेंट समझ में आया तुम लोग को? यस मैम। ये होता है नीड फॉर अचीवमेंट। अब देखो कैसे होते हैं नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोग? नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोग जो होते हैं वो जनरली अकेले काम करना चाहते हैं, ठीक है? इनके बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताया जाता है, ये जनरली ये बताया जाता है कि दीज आर दोज पीपल हु लाइक टू वर्क अलोन, मतलब बहुत ज्यादा ग्रुप में पसंद नहीं करते हैं। दूसरी चीज, ऐसे लोग लो रिस्क और हाई रिस्क, सरप्राइजिंगली दिस वुड कम एज अ सरप्राइज टू यू दैट ऐसे लोग लो रिस्क और हाई रिस्क इन दोनों ही सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। गेस कर सकते हो क्यों? लो रिस्क सिचुएशन को अवॉइड करने का अचीव करने के लिए मैम। नहीं, लो रिस्क सिचुएशन यानी कि जिस चीज में कोई रिस्क ही नहीं है, कुछ नहीं, मतलब ना तुम एग्जाम दोगे ना फेल करोगे, तो जहां हो गई बैठे रहो, राइट? यस मैम। तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब थियरी थोड़ा सा ना दिमाग खोल करके समझो। मैम ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। मैम ये पॉइंट समझ में नहीं आया। कौन सा पॉइंट? यही जो आप अभी मैम ये बता अभी रही जो है, आपने लो बताया। रिस्क एंड हाई रिस्क। देखो, लो रिस्क तुमको हम बताते हैं। लो रिस्क का क्या मतलब होता है ये सुनियो स्टेटमेंट, लाइफ में नो रिस्क नो गेन। यस मैम। Yes. तुम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुम बहुत मोटिवेटेड होकर के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन एक चांस तो है ना कि तुम्हारा बिजनेस ना चले, मैम है ना? यस Yes. मैम। लेकिन द फैक्ट कि अगर तुम रिस्क लोगे ही नहीं तो तुम तो कभी बिजनेस स्टार्ट करोगे ही नहीं, तुम तो कुछ लाइफ में Yes, ma'am. करोगे ही नहीं। हमेशा अगर कंफर्ट जोन में रहोगे तो सी द थिंग इज दैट कंफर्ट जोन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी बट नथिंग एवर ग्रोज हियर। ये हमेशा याद रखना। आप बहुत कंफर्टेबल हैं तो आप मीडियोकर भी बन के ही रहेंगे, क्योंकि जो लोग लाइफ में कुछ अचीव करे होते हैं वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले होते हैं, उनको स्ट्रेस होता है, थोड़ा लाइफ में थोड़ा परेशान रहना अच्छा होता है जिंदगी के लिए। ओके, लो रिस्क और हाई रिस्क सिचुएशन अवॉइड करने का मतलब, लो रिस्क यानी वैसा काम जिसमें कोई चैलेंज नहीं है, कोई न्यूनेस नहीं है, कोई
आउटकम इज ऑलरेडी प्रिडिक्टेड, कोई चैलेंज है ही नहीं उस काम में, तो उनको लगता है कि ये उनके सेंस ऑफ अचीवमेंट को जेन्युइनिटी नहीं दे रहा है. This is something that is not giving them a sense of genuinity when they are working. लो रिस्क मतलब यही कि तुम अगर छोटी सी नौकरी करते हो तो तुम छोटी सी नौकरी करते रह जाओ पूरी जिंदगी और एक मीडियोकर बने रहो. लेकिन अगर तुम इस नीड से गाइडेड हो कि नहीं मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ सब्सटैंशियल करना है, मुझे अपनी जगह बनानी है, देन यू विल वर्क टूवर्ड्स इट. और लो रिस्क यानी तुम्हारी छोटी सी नौकरी, उसमें क्या है, कोई चैलेंज नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम्हारे सेंस ऑफ अचीवमेंट को वो जेन्युइनिटी कहाँ प्रोवाइड किया. अब समझ में आया लो रिस्क. यस Yes, ma'am. और हाई रिस्क सिचुएशंस को भी ऐसे लोग इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि चाहे कितनी भी मेहनत कर ली जाए, हाई रिस्क सिचुएशन इज वन सिचुएशन व्हिच इज more of a luck thing, more of a matter of fate than anything else, than your actual mehnat. Okay, more than your actual labor, more than your actual efforts towards achieving something. This is something that is more a matter of luck to you. इसलिए बहुत हाई रिस्क, एक्सट्रीमली हाई रिस्क चीजें ये अवॉइड करते हैं. ये अकेले काम करना चाहते हैं these people. एंड ऐसे लोगों को जैसे अभी हम लोग यही वाला एग्जाम्पल लिए, 60 लाख रुपए का पैकेज अगर कोई छोड़ करके और 1 लाख की नौकरी करने के लिए आ रहा है, तो तुम ऑब्वियस सी बात है कि जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए अचीवमेंट है. यस Yes, ma'am. यही बात है कि ऐसे लोगों के लिए जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड होता है ना, that is less important than the sense of achievement. कुछ अचीव कर लेने के बाद जो जॉब सेटिस्फैक्शन इनको होता है, जो मोटिवेशन इनको मिलता है काम करने के लिए, ये फाइनेंशियल रिवॉर्ड से नहीं मिल सकता. इसको ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझो. एक बंदा है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये मैनेजर के लिए बात लागू होती है कि एक बंदा है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है. तो जो मुश्किल प्रोजेक्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, मान लो कनाडा में है और वहां से अफ्रीका में यहाँ से कोई बिजनेस एक्सपैंड करना है, पटना में ही कोई चैलेंजिंग सा टास्क है, वहां पर आप ऐसे लोगों को लगाइए जिनका की मोटिवेशनल नीड इज गाइडेड बाय द सेंस ऑफ अचीवमेंट. ये जितने टफ प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन इनको होगा, क्योंकि इनके मोटिवेशन का नीड ही यही है. समझ में आई बात. Yes, ma'am. यस मैम. अब तुम गलती ये करोगे कि मैनेजर सोचेगा कि इस बंदे को खुश रखने के लिए या मोटिवेटेड रखने के लिए हम सिर्फ इसको बोनस अलग से प्रोवाइड कर दें या कोई गिफ्ट प्रोवाइड कर दें या कोई इंसेंटिव प्रोवाइड कर दें. विल दैट बी यूजफुल टू मोटिवेट दैट पर्सन? अब आप ही बताइए. उस बंदे को रिटेन करने में, उस बंदे का फुल पोटेंशियल रियलाइज करवाने में ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या किसी मैनेजर को उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव से लेवर करना चाहिए या उसको जिसमें अचीवमेंट का नीड पूरा हो वैसे प्रोजेक्ट पे डालना चाहिए? जिसमें अचीवमेंट का नीड पूरा हो उसमें डालना चाहिए. उसमें डालना चाहिए. एंड आई एम टेलिंग यू कि क्लास में सिर्फ सनी और रुचि है, सो द रेस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ माय क्लास. सो अगर आप चाहते हैं तो आप अभी भी एग्जिट कर सकते हैं. आई विल एनीवे नॉट मार्क योर अटेंडेंस. ये लॉगिन करके आप जो बैठ जाते हैं ये तरीका ठीक नहीं है. आपका वीडियो ऑफ भी है, स्टिल यू नीड टू बी इंटरैक्टिंग इन क्लास, राइट? इतनी लग्जरी आप लोग को, आप क्लास से भी चले जाते हैं ऑल दैट. एटलीस्ट बी इंटरैक्टिव इन क्लास. कैसे भी अब आपका ज्यादा सिलेबस नहीं बचा है वर्कशॉप का. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आपको इसलिए भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि थर्ड ईयर में भी तुमको पूरा का पूरा पढ़ना है सब कुछ. तुम्हारे लिए तो ये विन विन सिचुएशन है कि अभी वर्कशॉप भी कर रहे हो और बाद में तुम्हारा ये कोर्स सब्जेक्ट में भी है. आधी से भी कम मेहनत लगेगी थर्ड ईयर में. ओके, सो वैसे लोगों को मैनेजर को आइडेंटिफाई करना चाहिए
जो लोग नीड ऑफ अचीवमेंट से गाइडेड हैं और उनको चैलेंजिंग टास्क देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत मजा आता है चैलेंजिंग टास्क करने में, क्योंकि दैट इज द ओनली वे टू प्रोवाइड देम जॉब सेटिस्फैक्शन। ओके, यस यस मैम। ये था नीड ऑफ अचीवमेंट। नेक्स्ट आ जाइए नीड ऑफ पावर पे। नेक्स्ट नीड क्या है? नीड ऑफ Need पावर। of नीड ऑफ पावर। पावर। Need of power. ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझने से पहले आप जरा बताइए कि ऐसे लोग कैसे होंगे, और अपने आसपास कभी ऐसे लोगों को आपने देखा है कि नहीं देखा? मैम जो इसका लोग- मतलब नीड ऑफ पावर। अच्छा, हाँ ठीक है। नीड ऑफ पावर का मतलब जो इंसान चाहता है कि सारी पावर उसके हाथ में रहे, कहने का मतलब वो ही हमेशा कंट्रोलिंग पोजीशन पे रहे। That person should be responsible for controlling everything around him. He should be responsible. He should be the winner in any discussion. He should be having the last word in any discussion. पावर का क्या मतलब होता है? कोई पावर में रहता है तो वो कैसा होता है? वो चाहता है कि सब कुछ हम कंट्रोल करें। वो मैम चाहता है जैसे कि अथॉरिटी, एग्जाम्पल में ले सकते हैं वो मैम। सब कुछ अपने तरीके से करना चाहता है। ठीक है, तो कैसे लोग होंगे ऐसे? ऐसे लोगों का फीचर कैसा होगा बताओ? जैसे अभी हम तुमको नीड ऑफ अचीवमेंट में बताएं कि नीड ऑफ अचीवमेंट से जो लोग मोटिवेटेड होते हैं वो कैसे होते हैं? अकेले काम करना चाहते हैं, लो रिस्क अवॉइड करते हैं, हाई रिस्क अवॉइड करते हैं। तो जो नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर से गाइडेड होते हैं, तुम्हारे हिसाब से बताओ कि ऐसे लोगों का फीचर क्या हो सकता है? मैम इनका ये रहता है जो हम कह रहे हैं वही सही है। कंट्रोलिंग नेचर। यस मैम, और मतलब मेरा जो डिसीजन है वो सही ही होगा। और और वो जो बोलेगा काम करने वही हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि उसका पावर चलता है। बॉसी नेचर जैसा कह सकते हैं हम लोग। बॉसी नेचर, फाइन, Yes. ठीक है। Have you seen people around you? देखो, ये डेविड मैक्लेलन ने सिर्फ ये नहीं बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये नीड नहीं बताई। मैंने आपको पहले ही बताया कि डेविड मैक्लेलन ने बोला कि irrespective of which age you belong to, regardless of what culture you belong to, you are always guided by one of the three needs proposed by David McClellan. तो ऐसे लोग तो हमारे आसपास भी मिल जाएंगे। पहले ऐसे लोगों को समझो, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में समझेंगे। बोलो सनी। यस मैम, वो मैनिपुलेट भी करते हैं वर्कर जिनके पता है। नहीं, ऐसे लोग मैनिपुलेटिव नहीं होते। Yes, ऐसे लोग ma'am. बहुत आउटस्पोकन होते हैं। These are those kind of people who want to have the last word in any discussion. लास्ट वर्ड मतलब मैंने जो बोल दिया अब बोल दिया, अब इस पे और कोई फर्दर डिस्कशन नहीं होगा। यस ओके, सेकंड Yes, थिंग, ma'am. these people always prefer competition over collaboration. collaboration का मतलब क्या होता है? collaboration का मतलब होता है जब साथ में आप मिलके काम करते हैं, हम सभी का डिसीजन ओपिनियन लेना। यस कोलैबोरेट करके। तो ऑब्वियसली जब तुम कोलैबोरेट कर रहे हो तो तुम्हारा तब इसका मतलब है कि यू आर टेकिंग एवरीबॉडीज कंसेंसस। These are those people who want to have the last say in discussion. They prefer competition over collaboration. यानी ये लोग कॉम्पिटेंट नेचर के होते हैं। देखिए, कुछ पॉजिटिविटी उनमें भी होती है। आप किसी लीडर को ऐसा नहीं देखेंगे जो लल्लू चप्पू टाइप का लीडर हो। आप जब भी लीडर्स को देखेंगे तो उनमें कुछ क्वालिटी तो होगी। यस मैम। होगी ना, क्योंकि Yes, ma'am. लीडर विजनरी होता है। हो सकता है कि तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा हो कि किसी एक पॉलिसी का, जैसे नरेंद्र मोदी, he is considered to be a strong leader. Okay? यस Yes, मैम। ma'am. बहुत विजनरी आदमी है। कुछ चीजों को उन्होंने दूर से विजन में देख लिया, और जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या सब लोग खुश होते हैं? नहीं, नो नहीं होते। तो देयर आर पीपल हु आर अगेंस्ट देम आल्सो। लेकिन नरेंद्र मोदी, आपको ये पता होगा कि नरेंद्र मोदी जब आए तो इन्होंने क्या किया
कि खुद भी ये 18 घंटा काम कर रहे हैं, यानी कि ये खुद कॉम्पिटेंट नेचर के हैं, ये खुद बहुत डिसिप्लिन्ड है, तो ऐसा आदमी जो नीड ऑफ पावर, आई एम नॉट सेइंग कि नरेंद्र मोदी इज एन एग्जांपल ऑफ नीड ऑफ पावर, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल साइटिंग हिज नेम आउट ऑफ रेफरेंस। कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि यही एग्जांपल नीड ऑफ पावर में नरेंद्र मोदी का एग्जांपल है, नो नॉट लाइक दैट। आई एम सेइंग कि खुद भी जो आदमी 18 घंटा काम कर रहा है वो दूसरे से भी एक्सपेक्ट करेगा कि वो वैसे काम करे। समझ में Yes, आया? तो उन्होंने yes. गवर्नमेंट को कितना टाइट कर दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, कि आप ठीक से काम कीजिए, आप बायोमेट्रिक लगा दिया कि आप टाइम पे आइए, आप जनता के सेवक हैं, आप टाइम पे आइए, काम कीजिए, ऐसे ऐसे स्लैक होने से काम नहीं चलेगा। हुआ कि नहीं? तो इस टाइप के हुआ जो मैम। नेचर के लोग होते हैं ये खुद भी बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, और ये अपने ग्रुप वाले से या टीम वाले से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी उतने ही डिसिप्लिन्ड हो। और आपको आश्चर्य होगा जान करके कि दुनिया में जितने अच्छे लीडर्स हुए, या फिर बोलिए जितने लीडर्स हुए, उसमें से एक मैक्सिमम ग्रुप जो होता है लीडर्स का, वो नीड ऑफ पावर से गाइडेड है। यानी मैम कि जैसे कोई क्लास में मॉनिटर है हाँ बिल्कुल, तो उसका भी पावर रहता है कि भाई हम जो बोलेंगे वही होगा। छोटे स्केल पे तुम ये समझ सकते हो, और उस नीड को सबको दिया जा सकता है। हर अच्छा तुमको सिर्फ क्लास में अगर ये बोला जाएगा कि किसको किसको मॉनिटर के लिए इलेक्ट होना है, क्या सब लोग हाथ उठाता है? No, No, ma'am. ma'am. नहीं उठाता है ना। तो जो लोग हाथ उठाते हैं वो नीड ऑफ पावर से गाइडेड है। मैम उनको Yes. पता होता है कि मेरे अंदर ये स्किल है। कभी कभी पता नहीं भी होता है निधि, यही तो बात है। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन यही तो करती है कि जो आप अपने बारे में भी नहीं जानते हैं वो आपको कई वर्कशॉप से, कई बार करियर काउंसलिंग करके, कई बार आपसे पर्सनल काउंसलिंग करके वो ये निकाल लेती है कि तुम किस लायक हो सकता है कि वो तुमको अंडर यूटिलाइज कर रही हो, तुम इससे कहीं ज्यादा करने के लिए सक्षम हो। अंडरस्टूड? Yes, तो ma'am. अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ये सब भी करती है, वर्कशॉप लगाती है और आपको गाइड करती है, आपका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करती है। तो हो सकता है कि तुम्हारा नीड पता चले वैसे ऑर्गेनाइजेशन को कि वो तुम किस नीड से गाइडेड हो, और फिर वो तुमको मोटिवेट करने के लिए वैसे नीड के लिए वैसे नीड दे। तो ऐसे जो लोग होते हैं नीड ऑफ पावर से गाइडेड, दे बिलीव इन अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम एक वर्ड है, इसको समझो। जीरो सम गेम का मतलब कोलैबोरेशन नहीं, या तो तुम जीते या तो हम हारे, मतलब दोनों चीज नहीं कि ना तुम्हारी ना मेरी, वो वाला चक्कर नहीं। तुम जीतो और हम हारे, हम जीते और तुम हारो, क्योंकि इनमें क्वालिटीज भी होती है, इसलिए सेकंड वाला केस ज्यादा होता है। और ये माइंड नहीं करते हैं इस बात को रियलाइज कराने में कि यू एक्सेप्ट दैट यू आर मीडियोकर। अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, एक्सेल नहीं कर पा रहे हो, तो इस चीज का एक्सेप्ट करो कि तुम मीडियोकर हो, तुम नहीं कर पा रहे हो। ये खुद भी बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं और इसीलिए दूसरों से भी कंपटीशन और डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करते हैं। जो लीडर्स होते हैं वो इस तरीके मोटिवेशनल नीड से गाइडेड होते हैं। अंडरस्टूड? यस Yes, ma'am. ठीक है। बाकी बचा Yes, नीड ऑफ एफिलिएशन, ये और ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये तीनों नीड हम लोग नेक्स्ट क्लास में होली के बाद डिस्कस करेंगे। ओके, Happy Holi, ओके ma'am. मैम, हैप्पी होली। हैप्पी होली मैम। थैंक यू सो मच एंड सेम टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय। Thank you, ma'am.